ठीक है, कि वहीं बाकी सारे एडमिनिस्ट्रेशन के काम करता तो वहां पे मैं 50K कंज्यूमर के घर पे सामान जा रहा है, सही बात है। तो खर्चा किसका हुआ? ये शोरूम का खर्चा हुआ। माल यहाँ पे फैक्ट्री में आ रहा है क्या? नहीं। मैं वर्ड सुनो मेरे, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक होता है डेबिट इफेक्ट होता है और एक क्रेडिट इफेक्ट होता है। चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आपसे स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रदीप कॉमर्स एकेडमी पे। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है, वीडियो मेरे फाइनल अकाउंट्स पे होने वाली है कि फाइनल अकाउंट्स की जो चीजें हैं, जो बेसिक कंसेप्ट्स है फाइनल अकाउंट्स के पीछे की क्या क्या चीजें, इन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो के बारे में मैं बात क्या करने वाला हूँ। और अगर ऑलरेडी अगर आपने जर्नल एंट्री या फिर गोल्डन रूल्स वाली वीडियो नहीं देखी है मेरी, तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है, जहां पे आपका एक बेसिक थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा अपने आगे की चीजों को लेकर। अब बात करते हैं हम अकाउंटेंसी की। हम जानते हैं कि हम एक बिजनेस रन अप कर रहे हैं, हम एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, एक इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन या फिर अगर मैं फर्म की बात करूं, इन फर्मों में क्या होता है कि पूरे साल भर कई सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कई सारे लेन देन होते हैं, जहां पे हम कुछ चीजें खरीदते हैं, कुछ चीजें बेचते हैं, कुछ चीजें उधारी में खरीदते हैं और कुछ चीजें उधारी में क्या बेचते हैं। और हमने हमारे पिछले लेक्चर में वही देखा था कि जर्नल एंट्री किस तरीके से पास क्या की जाती है। क्योंकि हमारा कहना ये कि जब कभी भी कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो सबसे पहले जो एंट्री होती है वो कहां पे होती है? वो आपके जर्नल में एंट्री क्या होती है। अब ये डे टू डे ट्रांजेक्शन थे, ये सारी चीजें थी। अब कहीं ना कहीं क्या आपको ये नहीं लगता है कि जब हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो हमारा मेन एम ये होता है कि सारी चीजों का रिकॉर्ड रखना, ताकि हमें कहीं ना कहीं आगे चलकर बिजनेस की क्या चीजें हैं, बिजनेस कौन से पोजीशन पे, ये सारी चीजें हमें क्या पता चल सके। अब बिजनेस कैसा कर रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है कि खराब चल रहा है, बिजनेस में कौन से पोजीशन पे है, ठीक है, बिजनेस हमारा अच्छा चल रहा है कि ठीक ठाक चल रहा है, बहुत खराब चल रहा है, ये सारी चीजें हमें पता कैसे चलती है? ये सारी चीजें हमें पता चलती आपके किससे? आपके प्रॉफिट एंड लॉस। किससे पता चलती है? प्रॉफिट एंड लॉस से। तो ये सारे जो रिकॉर्ड्स हम मेंटेन करते हैं, अल्टीमेटली हम ये जानने के लिए करते हैं साल के एंड में कि हमारा बिजनेस जो है, हमारा बिजनेस क्या कर रहा है, हमारा बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है कि लॉस बेयर कर रहा है। सही बात है। जैसे हमारे स्कूल में हमारे एग्जामिनेशन ली जाती है, पूरे साल भर हमें पढ़ाया जाता है और साल भर पढ़ाने के बाद हमारे एक कुछ इंटरवल पे और फिर उसके बाद हमारी फाइनल एग्जामिनेशन ली जाती है। अब जब फाइनल एग्जामिनेशन ली जाती है तो क्या करने के लिए ली जाती है? ये इसलिए ली जाती है ताकि जो टीचर है, जो पेरेंट्स है, उनको पता चल सके कि जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है, इस पर्टिकुलर स्टूडेंट में कितना प्रोग्रेस हुआ है या फिर प्रोग्रेस हुआ ही नहीं है कि और ज्यादा खराब हो गया, ताकि आगे आने वाले फ्यूचर में उसके ऊपर उस तरीके से क्या काम किया जा सके। सेम चीज जब हम बिजनेस रन करते हैं तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमारा जो बिजनेस है जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो कितना अर्न कर रहा है, कैसा अर्न कर रहा है, पिछले साल के कंपैरिजन में जो हमारा प्रॉफिट बढ़ा है कि कम हो गया या फिर उतना ही है, या फिर हमारा जो बिजनेस है लॉस में चल रहा है, ताकि आगे बिजनेस को लेकर हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये चीज हम क्या डिसाइड कर सके। क्योंकि बिजनेस कभी भी अंधाधुंध चल नहीं सकता। इसके लिए हम क्या बनाते हैं, इसलिए हमारे जैसे फाइनल एग्जाम होती है वैसे ही हम क्या कहते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम? फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, ताकि हमें ये आइडिया आ सके कि हमारे बिजनेस कौन से प्रॉफिट में है और कितना प्रॉफिट है, ठीक है, साथ ही साथ लॉस में है तो कितने लॉस में, ताकि आगे उसे इंप्रूव करने की हम क्या कोशिश या फिर स्ट्रैटेजी क्या बना सके। अब यहां पे देखो, जब मैं बिजनेस की बात करूं, सिर्फ बिजनेस अगर प्रॉफिट बहुत अच्छा अर्न करे, इट डजंट मीन कि बिजनेस बहुत अच्छा रन कर रहा है। अगर बिजनेस से प्रॉफिट बहुत अच्छा अर्न कर रहा है, लेकिन ये ठीक है, ये अच्छी बात है कि बिजनेस प्रॉफिट बहुत अच्छा रन कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ हम कब कहेंगे कि बिजनेस हमारा बहुत अच्छे से रन हो रहा है? हम तब कहेंगे बिजनेस हमारा बहुत ज्यादा अच्छा रन हो रहा है जब यहाँ पे हम हमारा एसेट और जो लाइबिलिटीज है वो भी हमारा क्या बहुत सही हो। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिजनेस प्रॉफिट तो अर्न कर रहा है लेकिन बिजनेस के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है, ठीक है, बिजनेस प्रॉफिट तो अर्न कर रहा है लेकिन बिजनेस के पास एसेट्स ही नहीं है, तब उस कंडीशन में हम कभी नहीं कहेंगे कि भैया ये जो बिजनेस है बहुत अच्छा रन कर रहा है, ठीक है। जहां पे बिजनेस की लाइबिलिटीज कम हो, एसेट बहुत ज्यादा हो और प्रॉफिट बहुत अच्छा हो, तो इस तरह के बिजनेस को हम कहते हैं कि बिजनेस बहुत अच्छा रन हो रहा है। बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है बट एसेट्स नहीं है, एसेट्स बहुत कम है, लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि नहीं भाई, बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा नहीं है, बिजनेस प्रॉफिट अर्न, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, प्रॉफिट तो अर्न कर लेकिन बिजनेस अच्छा चल रहा नहीं है। समझ में आ गया? अब यहां पे हमें पता कैसे चलेगा कि कोई भी जो बिजनेस है वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है? तो जैसे अगर आप मैं से पूछोगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मेरी कमाई कितनी होगी या फिर मेरा प्रॉफिट क्या है, तो आप मुझसे ये सवाल करोगे, सबसे पहली चीज सर मुझे ये बताओ कि आपकी इनकम क्या है।
क्या बोलोगे आप मुझे कि सर आपकी इनकम क्या है? तो मैं बताऊंगा मेरी जो इनकम है, मैं ट्यूशन क्लासेस ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो वहां पे 10,000 कमा लेता हूँ, ठीक है। वही ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाता हूँ वहां से 5,000 रुपए कमा लेता हूँ, ठीक है। फिर वही बाकी सारे एडमिनिस्ट्रेशन के काम करता हूँ तो वहां पे मैं 50K कमा लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं आपके कुछ डिजाइनिंग की काम कर लेता हूँ फ्रीलांसिंग वाली, तो वहां पे मैं 5,000 और अर्न कर लेता हूँ। तो ऐसे करके मैं जो मेरी जो टोटल इनकम होती है वो कितनी हो जाती है, तो अगर मैं बात करूँ 5 5 10 और फिर 10 20 20 और 50 कितना हो गया, 70,000 मेरी इनकम क्या हो जाती है। तो क्या ये जो 70,000, ये 70,000 क्या मेरा प्रॉफिट होगा? आप बोलोगे सर नहीं, ये आपका प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, ठीक है। उसके लिए आप प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सपेंडिचर भी पता करना पड़ेगा। तो आप मुझे पूछोगे सर एक्सपेंसेस क्या आपके, तो चलो मैं यहाँ पे सारी लिस्ट लिखने का, मैं सीधा सीधा बोलता हूँ मेरी जो एक्सपेंसेस होंगी वो एक्सपेंसेस मेरी फॉर एग्जांपल 50,000 है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि अब मुझे बताओ प्रॉफिट कैसे निकालोगे, तो सीधा सीधा बोलोगे आप कि सर जो आपकी इनकम है, इनकम में से आपके एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं। आपकी इनकम कितनी है, मेरी इनकम 70,000 है, एक्सपेंसेस कितने 50,000 है। जब इसमें से मैं माइनस कर देता हूं तो मेरी जो प्रॉफिट निकलता है वो 20,000 निकलता है। अभी जो मेरा प्रॉफिट क्या है, ये मेरा 20,000 मेरा प्रॉफिट है। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मेरे ख्याल से समझ में आ गया, क्योंकि मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना यही चाहता हूं कि जब कभी भी आपको बिजनेस के प्रॉफिट्स अगर निकालने हैं, ठीक है, बिजनेस के प्रॉफिट चल रहा है कि बिजनेस का क्या लॉस चल रहा है, उसके लिए आपको दो लिस्ट बनानी है। एक आपको इनकम की लिस्ट बनानी है और एक आपको जो है एक्सपेंडिचर की लिस्ट क्या प्रिपेयर करनी होती है। ये दो लिस्ट अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आप बिजनेस का जो प्रॉफिट क्या चल रहा है, बिजनेस का लॉस क्या चल रहा है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं। और मैंने देखो शुरुआत में ही कहा, ठीक है, कि बिजनेस में जो सबसे पहली एंट्री होती है वो कैसे होती है, वो आपके जर्नल से होती है। सबसे पहली जो एंट्री होती है वो जर्नल से होती है। किससे होती है? जर्नल से होती है। जर्नल से ही होकर आगे चलकर फिर वो आपके किसमें फाइनल अकाउंट्स में क्या किया जाता है, एंट्री किया जाता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने आपको जब जर्नल एंट्री पढ़ाई थी, जब मैंने आपको गोल्डन रूल्स पढ़ाए थे अकाउंट्स के, तो वहां पे मैंने आपको इनकम और एक्सपेंडिचर के लिए क्या रूल बताया था, कौन से अकाउंट का रूल बताया था? अब आप बोलोगे कि सर नॉमिनल अकाउंट का रूल बनाया था, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था दोस्त, बताओ चलो। नॉमिनल अकाउंट का रूल अगर मैं बोलूं तो जहां पे सर आपने बताया था डेबिट विथ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट विथ ऑल इनकम एंड गेन्स, ये चीज मैंने आपको बताई थी, हाँ या ना? हाँ सर, यही चीज आपको बताई थी। तो सेम चीज करिए, मतलब जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे, मतलब जितने भी आपके खर्च होंगे, वो सभी चीजें कहां जानी, आपके डेबिट साइड जाएगी। और जितने भी आपकी कमाई रहेगी, यानी जितनी भी आपकी इनकम रहेंगी, वो सारी चीजें कहां जाएंगे, वो आपकी सभी चीजें वो आपके क्रेडिट साइड क्या ही जाने वाली है। समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि जितने भी आपके एक्सपेंडिचर्स रहेंगे वो कहां डालने हैं, वो आपको डेबिट साइड डालने हैं। जितने भी आपकी इनकम्स होंगी वो सारी चीज आपको क्या करनी है, क्रेडिट साइड क्या डालनी होंगी। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? अब चलो मैं एक चीज और बताता हूं। अब सर जब हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो हमें क्या क्या चीजें बनानी होती है? जब कभी भी हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते टाइम हमें तीन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, क्या होता है, ट्रायल बैलेंस होता है, ठीक है। दूसरा हमें क्या बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तीसरा जो हमें बनाना रहता है वो क्या बनाना रहता है, हमें बैलेंस शीट क्या बनाना होता है, ठीक है। ये तीन चीजें रहती है। हाँ एक चीज और यहाँ पे ट्रायल बैलेंस, हाँ ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज मैं ट्रायल बैलेंस की बात कर रहा था। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, एग्जाम में आपको ट्रायल बैलेंस दिया रहता है। क्या दिया रहता है? ट्रायल बैलेंस दिया रहता है। और ट्रायल बैलेंस के हिसाब से आपको बेसिस पे आपको ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या एंट्री क्या करनी होती है, और साथ ही साथ बैलेंस शीट में एंट्री करनी होती है। अब ट्रायल बैलेंस में भी अगर मैं बात करूं तो दो साइड दी रहेंगी, एक होगी आपकी डेबिट वाली साइड और एक होगी आपकी क्रेडिट साइड। अब भी मैंने बताया ये ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, जितने भी हमारे बिजनेस की कमाई होंगी, जितने भी खर्च होंगे वो दिए रहेंगे। अब भी मैंने बताया कि शुरुआत कहां से होती है, शुरुआत जर्नल से हो रही है। जर्नल अकाउंट में जो इनकम और जो एक्सपेंस है उसके लिए रूल क्या है, जितने भी खर्चे होंगे, नुकसान होंगे, सारी चीजें कहां रहेंगी, डेबिट साइड रहेंगी। जितने भी हमारे कमाई होंगे और मुनाफे रहेंगे वो कहां रहेंगे, क्रेडिट साइड रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो डेबिट साइड हमेशा हमारे क्या रहेंगे, एक्सपेंसेस रहेंगे और लॉसेस रहेंगे। तो मतलब सर कहना क्या चाहते हो, मैं कहना ये चाहता हूं
जितनी भी चीजें ट्रायल बैलेंस के डेबिट में, क्या जितनी भी चीजें ट्रायल बैलेंस के डेबिट में, वो सारी चीजें ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगी या तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ही जाएंगी। समझ में आ गया? क्रेडिट साइड जाने वाली नहीं है। समझा? एक्सपेंसेस और जितने भी हमारे एक्सपेंस होंगे, लॉसेस होंगे, वो ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड ही जाने वाली, उसके अलावा कहीं जाने वाला नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं कि डेबिट साइड सिर्फ एक्सपेंसेस और लॉसेस नहीं रहेंगे, उसके अलावा एक और चीज रह सकती है जो होगा आपका एसेट होगा। क्या होगा? एसेट्स होंगे। ठीक है, अब एसेट्स कहां पे जाएंगे? वो आपके बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड जाते हैं। यह चीज क्लियर है? सेम चीज जब मैं यहां पे अगर बात करूं तो आपके क्रेडिट साइड बात करूं तो क्रेडिट साइड क्या रहेगा ट्रायल बैलेंस के? आपकी इनकम रहेंगी और गेन्स रहेंगी। ठीक है, या फिर आपकी लायबिलिटीज रहेंगी। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इनकम एंड गेन्स के लिए रूल क्या है? डेबिट विद ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे और लॉसेस होंगे जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड रहेंगे वो सारी चीजें रहेंगी। क्रेडिट विद ऑल इनकम एंड गेन्स, जितने भी हमारी कमाई होंगी और मुनाफे होंगे वो सारी चीजें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड ही पोस्ट होने वाली, उसके अलावा कहीं जाने वाली नहीं। हाँ, लेकिन उसके अलावा भी क्रेडिट में कुछ चीजें होंगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज बोलते हैं। वो कहां पे जाएंगी? आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाने वाली है। यह चीज क्लियर हो गया? ट्रायल बैलेंस की इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद अब मैं बात करता हूं आपके ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट की अगर मैं बात करूं, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें जाएंगे? बहुत सारे लोग इसको रट्टा मारते हैं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको क्या है। ठीक है, अब इसके प्रोफोर्मा की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, प्रोफोर्मा की अगर मैं जब बात करता हूं, दो बेटा मैं इसको अच्छे अच्छे से बना दे रहा हूं थोड़ा। सबसे पहले चीज ट्रेडिंग अकाउंट में जाता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद बताऊँ। जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट की बात करूँ तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा क्या चीजें रहेंगे? जितनी भी चीजें, चाहे वो कमाई हो या खर्चा, अगर वो कमाई या खर्चा फैक्ट्री से रिलेटेड हो या फिर आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, ठीक है, आपका कैरियज से रिलेटेड हो या फिर आपकी परचेज से रिलेटेड हो, ये सारी चीजें आपके क्या आ जाएंगी? ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगी। कहां पे जाएंगी? ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर कोई खर्चा है या फिर कमाई है जो फैक्ट्री से रिलेटेड है वो आपकी कहां जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। खर्चे होंगे तो डेबिट साइड में जाएगी। प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। अगर कैरियज सिर्फ दिया हुआ है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आएगी, और परचेजेस से रिलेटेड खर्चा है तो वो भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी। अब कैरेज की एक चीज मैं बता दूं कि कैरेज को लेकर भी बहुत सारी एक चीज चलती है। अब इसमें दो चीजें आती है, एक होता है कैरेज इनवर्ड और एक होता है कैरेज आउटवर्ड। अब इसको लेकर लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैरेज इनवर्ड कहां डालना है, कैरेज आउटवर्ड कहां डालना है। मैं बताता हूँ कैरेज इनवर्ड मतलब क्या होता है। जब कभी भी, जैसे फॉर एग्जांपल सप्लायर है, ठीक है, ये सप्लायर है। अभी सप्लायर से मैंने क्या किया? मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया। रॉ मटेरियल परचेज किया, सप्लायर यहाँ पे और मेरी फैक्ट्री यहाँ पे, तो ये रॉ मटेरियल मैं अपने हाथ में उठा के तो लेके जा नहीं सकता। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। सही बात है। अब ये रॉ मटेरियल यहाँ से उठाएगा, ट्रांसपोर्ट गाड़ी उठाएगी और गाड़ी उठा के यहाँ पे मेरे फैक्ट्री में क्या पहुंचाएगी। अब जब ये फैक्ट्री में पहुंचाएगी, इसके लिए जो हम पैसा पे करेंगे उसको हम लोग कैरियज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस खर्चे को हम लोग कैरियज बोलते हैं। अब ये जो खर्चा किया जा रहा है, ये खर्चा किस लिए किया जा रहा है? ताकि जो रॉ मटेरियल है हमारे फैक्ट्री में आ सके। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन से कोई सामान अंदर आ रहा है कि बाहर जा रहा है? अंदर आ रहा है। तो इस तरह की चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कैरियज इनवर्ड बोलते हैं। तो अब ये खर्चा हुआ क्यों? ताकि रॉ मटेरियल आ सके। रॉ मटेरियल क्यों आ रहा है? आपके प्रोडक्शन का खर्चा, आपके फैक्ट्री का खर्चा है। ठीक है, तो इसलिए कैरेज इनवर्ड कहां पे आता है? कैरेज इनवर्ड हमेशा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। लेकिन सिर्फ अगर सिर्फ कैरेज दिया है तो वो चुपचाप ट्रेडिंग में डालना है। अगर कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड दिया तो कैरेज इनवर्ड कहां आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। फिर जो दूसरा आता है वो क्या होता है? आपका कैरेज आउटवर्ड होता है। अब कैरेज आउटवर्ड मतलब क्या होता है? जब कभी देखो फैक्ट आपका शोरूम है, ये शोरूम ले लेता, शोरूम है और ये कंज्यूमर का घर है, ये कंज्यूमर है, ठीक है, ये कंज्यूमर का घर है। शोरूम से कंज्यूमर ने क्या किया? वॉशिंग मशीन ली, कुछ भी लिया। अब उसको मैं क्या कर रहा हूं? मैं उसको मेरे शोरूम से क्या कर रहा हूं? कस्टमर के घर तक पहुंचा रहा हूं। सही बात है, इसको हम लोग कैरेज एक्टिविटी बोलते हैं। लेकिन अब यहां पे शोरूम से क्या जा रहा है? कंज्यूमर के घर पे सामान जा रहा है। सही बात है, तो खर्चा किसका हुआ? ये शोरूम का खर्चा हुआ। माल यहाँ पे फैक्ट्री में आ रहा है क्या? नहीं, शोरूम से बाहर की तरफ जा रहा है। बाहर की तरफ मतलब आउट जा रहा है। तो जब कभी भी कैरेज आउटवर्ड है
तो ये क्या है, ये फैक्ट्री का खर्चा है? नहीं, ये शोरूम का खर्चा है। तो शोरूम का खर्चा है, तो शोरूम का खर्चा कहाँ जाएगा? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। समझा? तो ये हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर मैं बात करूं तो जितने भी हमारे इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, फिर इनडायरेक्ट कमाई होती है, मतलब आपका शोरूम का खर्चा हो गया, आपका ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है, ये सारी चीज आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है। समझा? इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी कि पीएनएल में क्या जाता है और आपका ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाता है। ये चीज बहुत ही गाढ़ बांध के रहा है। और जो भी चीज अगर ट्रेडिंग में नहीं जा रही है, पीएनएल में नहीं जा रही, तो फिर वो कहां पे जाती है? वो हमारे बैलेंस शीट में जाती है, बैलेंस शीट में जाती है। और एक और चीज मैं बता दूं, बैलेंस शीट में दो साइड होती है, एक लाइबिलिटी साइड होती है और एक होता है आपका असेट साइड होता है। तो असेट साइड कौन सा होता है? बैलेंस शीट का असेट साइड मतलब डेबिट साइड, और बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट। समझ में आ गया? ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। अब एसेट क्यों बोल रहा हूं? क्यों, देखो हमने पढ़ा है कि डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट का रूल है। रियल अकाउंट का रूल किसके लिए होता है? आपके असेट्स के लिए होता है, तो ये कि आपका डेबिट होगा। लाइबिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो हमने मॉडर्न अप्रोच पढ़ा है। मॉडर्न अप्रोच में क्या देखा? लाइबिलिटीज जब बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है, इसलिए उसको क्रेडिट साइड दिया हुआ है। समझा? ये चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी फाइनल अकाउंट्स की। अब अगला जो मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, ये सब मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि आपको एक नॉलेज होनी चाहिए क्या है कैसा है, थोड़ी बहुत चीजें समझनी चाहिए। फिर आता है आपका एडजस्टमेंट आता है। अब ये लोगों को बहुत ज्यादा खाता है कि ये जो एडजस्टमेंट्स होते हैं, ये एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं, ये चीजों को नहीं समझते हैं। अब देखो इंसानी फितरत है, इंसान जब काम करता है, ह्यूमन एरर्स होते हैं, ठीक है, कई बार इंसान कुछ काम गलत कर देता है या फिर कुछ काम को करना भूल जाता है। सेम चीज जब हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो हो सकता है कि पूरे साल भर में जब इतने लेन देन हो रहे हो, इतने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो हो सकता है कि एक इंसानी फितरत होती है कि वो इंसान से छूट जाए या फिर वो इंसान जो है उस एंट्री को क्या गलत पास कर दे। अब एंट्री अगर गलत पास कर दी या फिर छूट गया तो क्या बिजनेस का सही हिसाब और किताब मिलेगा क्या उस साल का? नहीं, सही हिसाब और किताब नहीं मिलेगा उस साल का। तो इसलिए वो क्या होते हैं? वो आपके एडजस्टमेंट्स होते हैं। तो एडजस्टमेंट के थ्रू उसको क्या किया जाता है? उसको करेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? करेक्ट क्या किया जाता है। समझ में आ गया? तो एडजस्टमेंट क्या होता है? मेरे ख्याल से आपको चीजें क्लियर हो गई। और एडजस्टमेंट हमेशा सबसे पहली चीज क्या होती है, कहां पे एंट्री होती है? जर्नल एंट्री उसकी पास होती है। फिर जर्नल एंट्री पास होने के बाद वो फाइनल अकाउंट्स में क्या उसकी एंट्री क्या की जाती है। और मैं आपको बता दूं जितने भी एडजस्टमेंट्स होंगे उन सभी के दो इफेक्ट्स होते हैं, एक होता है डेबिट इफेक्ट होता है और एक होता है आपका क्रेडिट इफेक्ट होता है। अब यहाँ पे मैं वर्ड सुनो मेरे, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक होता है डेबिट इफेक्ट होता है और एक क्रेडिट इफेक्ट होता है। डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट मतलब क्या इफेक्ट होगा, ये नहीं कभी भी कि डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट मतलब तो एक एंट्री डेबिट में जाएगी और दूसरी एंट्री आपकी क्रेडिट में जाएगी, ऐसा नहीं होता है। डेबिट इफेक्ट या फिर क्रेडिट इफेक्ट होता है। तो हो सकता है कभी कभार ऐसा हो कि कोई चीज जैसे डेबिट में, तो डेबिट में अगर जैसे हमने देखा ना प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। समझ में आ गया? सेम चीज यहां पे अगर हम बात करें तो जब कभी भी डेबिट की चीज अगर डेबिट में जाती है तो वो हमेशा क्या होती है? वो हमेशा प्लस होगी। अगर क्रेडिट की चीज हमेशा क्रेडिट में जाती है तो वो क्या होगा? प्लस होगा। लेकिन सॉरी, माइनस माइनस प्लस होता, फॉर्म में निकल गया, ठीक है। अगर क्रेडिट की चीज अगर डेबिट में जाती है तो वो क्या होगा? वो प्लस होगा? नहीं, वो आपका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सेम चीज डेबिट की चीज अगर क्रेडिट में जाती है तो क्या होगा? वो माइनस होगा। मतलब ध्यान देखो, अगर क्रेडिट की चीज अगर डेबिट में जा रही है, ठीक है, जैसे ये डेबिट वाला पार्ट है, ठीक है, परचेजेस दिया है, परचेजेस रिटर्न कहां दिया रहता है? ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में दिया रहता है, लेकिन हम उसको लिखते हैं कहां पे? परचेज रिटर्न कहां लिखते हैं? डेबिट के नीचे लिखते हैं, सही, परचेज के नीचे लिखते हैं और हमेशा क्या कहते हैं? माइनस डालते हैं। इससे ये क्या हो गया? ये कौन सा इफेक्ट हो गया? ये आपका क्रेडिट इफेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि डेबिट में जाके ये चीज क्या हो रही है? माइनस हो रही है, तो ये हो गया आपका क्रेडिट इफेक्ट हो गया। सेम चीज अगर मैं बात करूं सेल्स की बात करूं, सेल्स दिया रहता है, फिर सेल्स रिटर्न कहां दिया रहता है? डेबिट साइड दिया रहता है, हाँ की ना? हाँ, सेल्स रिटर्न डेबिट साइड यार, लेकिन लिखते हैं कहां पे? हम क्रेडिट में। अब डेबिट की चीज हम क्रेडिट में लिख रहे हैं तो ये क्या हो गया? ये माइनस हो गई, तो कौन सा इफेक्ट हो गया? ये फिर क्रेडिट में आपका डेबिट इफेक्ट हो गया। समझ में आ गया? तो ये इस तरीके से पूरी चीजें जो है वर्कआउट करती है। कर ला। अब यहां पे अब मैं प्रोफार्मा की बात करूं, जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट की बात करता हूं, ठीक है, अब जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहा हूं तो हमारा जो फॉर्मेट क्या है वो कुछ इस तरीके से, पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट समझ में आ गया?
और जब पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, अब इसमें जब मैं बात करता हूं तो जब कभी भी हम यहाँ पे लिखना शुरू करें, ठीक है, अब जब इसमें हम लोग लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले फॉर्मेट क्या लिखता है, टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अब लिखने के लिए हम लोग लिख देते हैं टू ओपनिंग स्टॉक आता है, फिर परचेज आता है, फिर माइनस परचेज रिटर्न होता है, यहाँ पे बाय सेल्स आता है, फिर माइनस सेल्स रिटर्न, फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्या आपने कभी ये सोचा है जो ओपनिंग स्टॉक हमेशा पहले क्यों लिखा जाता है, ठीक है, रीजन क्या उसके पीछे का, तो रीजन मैं आपको बता, रीजन इसके पीछे का ये है कि देखो सबसे पहली चीज ओपनिंग स्टॉक होता क्या वो थोड़ा सा समझ लो। हम क्या करते हैं, हाँ मेरा पर्टिकुलर ईयर चल रहा है, ठीक है, मैं गुड्स बना रहा हूँ, ठीक है, मैं रॉ मटेरियल ला रहा हूँ, रॉ मटेरियल ला के उसको प्रोड्यूस कर रहा हूँ और प्रोड्यूस करने के बाद उसको बेच रहा हूँ, साल भर यही चीजें चलती रहती। अब मुझे एक चीज बताओ, आया 31 मार्च, अब 31 मार्च को हमारा साल क्या खत्म हो जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या जरूरी है कि पूरे साल भर में हम जितने भी गुड्स बना रहे, ठीक है, या फिर मैन्युफैक्चर कर रहे वो 31 मार्च तक पूरे स्टॉक जो है क्लियर हो जाएंगे, एक भी स्टॉक बचेगा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि सारी जो रॉ मटेरियल्स होंगे वो सारी चीजें आपकी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गए मार्केट में बिक जाएंगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा ये चीज देखने मिलती है कि कुछ स्टॉक जो होते हैं, तीन तरह के स्टॉक्स होते हैं, कुछ रॉ मटेरियल बचे रहेंगे साल के आखिर में, कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो रॉ मटेरियल से आपके किसमें फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहे होंगे, और कुछ जो होंगे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होके क्या बच्चे हो रहेंगे जिनको मार्केट में अभी तक अवेलेबल नहीं किया रहेगा क्या बेचने के लिए, सही बात है। तो ये जो सामान है, ये सामान उस साल क्या किया जाता है, उस साल बच जाता है, ठीक है, उस साल बच जाता है, तो वो उस साल के लिए क्या होता है, वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस साल का ये हमारा क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है। और ये क्या होता है, एक तरह का कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं एक तरह का फायदा एक मुनाफा है, एक तरह का खर्चा तो है, एक फायदा मुनाफा है, ठीक है, साथ ही साथ ये एक तरह का असेट भी होता है। क्यों, क्योंकि अब ये सारे जो माल बचे हुए, ये सारा जो स्टॉक बचा हुआ, ये स्टॉक अब भी मुझे फायदा नहीं दे रहा है, लेकिन नेक्स्ट ईयर इन स्टॉक को मैं फेंक दूंगा क्या, नहीं फेंकोगे नहीं सर, इसको बेचोगे। तो ये जो चीज है असेट क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज जो मुझे फ्यूचर बेनिफिट देती है, तो ये सारी चीजें जो बची हुई है वो आगे चल के मुझे फ्यूचर बेनिफिट देंगी कि नहीं देंगी, सब बट ऑब्वियस बातें देंगी। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा एक तरह का क्या हो जाता है, एक तरह का असेट भी हो जाता है, और साथ ही साथ एक तरह का हमारा क्या होता है, एक तरह का हमारी एक तरह का हमारा गेन भी होता है जो बचा हुआ रहता है, समझ में आ गया। तो अब जब मैं इसको अगले साल, अब ये जो चीज है, ये रॉ मटेरियल हो गया, ये रॉ मटेरियल जो फिनिश गुड में कन्वर्ट हो रहा है, फिनिश गुड, ये सारी चीजें मुझे फ्री में मिली है, नहीं ये सर ये सारी चीजें आपको फ्री में नहीं मिली, इसके लिए आपने पे किया हुआ है। तो जब अगले साल मतलब 1 अप्रैल को जब मेरा नया बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होगा, मैं शुरू करूंगा, तो क्या ये सारी चीजों की एंट्री में करूंगा, हाँ सर ये सारी चीजों की आप एंट्री करोगे, तो ये सबसे पहले मेरा खर्चा होगा, सही बात है। अब पिछले साल के लिए मेरा क्लोजिंग स्टॉक था क्योंकि साल के आखिर में इतना गुड्स बचा था, लेकिन जब मैं अगला नया साल शुरू कर रहा था, जब नया साल शुरू कर रहा हूं तो ये मेरा ओपनिंग स्टॉक होगा, ये साल का मेरा सबसे पहला खर्चा होगा, सही बात है। इसलिए जब कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट लिखा जाता है तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है, क्योंकि ये हमारा पिछले साल का एक खर्चा, पिछले साल की जो चीजें थी जो हमारा इस साल है, और ये हमारा पहला खर्चा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, हमारा परचेज आता है, मतलब जितना भी बचा हुआ माल है उससे तो पूरा साल भर नहीं चलेगा, हमें और रॉ मटेरियल क्या करने पड़ेंगे, परचेज करने पड़ेंगे। तो जो दूसरा हमारा खर्चा आता है वो परचेजेस का खर्चा आता है, समझ में आ गया। फिर क्या आता है हमारा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न मतलब क्या होता है, हो सकता है कई बार हम गुड्स मंगाते हैं, रॉ मटेरियल मंगाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं ना कि रॉ मटेरियल हमेशा सही आए, कभी खराब आ जाएगा या फिर क्वांटिटी ज्यादा आ जाएगी या फिर गलत माल आ जाएगा, तो उसको हम लोग लेके बैठेंगे क्या, नहीं, उसे हमें वापस करना पड़ेगा, उसे हमें रिटर्न करना पड़ेगा। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न बोलते हैं, समझ में आया। फिर यहाँ पे क्या आता है, आपका सेल्स आता है। अब सेल्स क्यों सबसे पहले लिखा जाता है, सेम चीज, जब ओपनिंग स्टॉक हमारा सबसे पहला खर्चा होता है, सेम चीज एक कंपनी में जो प्राइमरी इनकम जो आती है, एक इंस्टीट्यूशन में जब एक प्राइमरी जो इनकम आती है वो कैसे आती है, उसके सेल्स से आती है, कि जितने भी गुड्स वो प्रोड्यूस करती है, वो प्रोड्यूस करने के बाद जब बेचती है तो सबसे पहली जो कमाई, जो प्राइमरी इनकम का सोर्स होता है वो क्या होता है, सेल्स होता है। इसलिए इनकम में डेबिट साइड क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट विद ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, देखो यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस लिख रहा हूँ, क्रेडिट विद ऑल इनकम्स एंड गेन्स, सारे जो इनकम और गेन्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम रहता है वो क्या रहता है, सेल्स होता है। तो सबसे पहला जो इनकम आता है वो किससे आता है, सेल्स से आता है, इसलिए सेल्स को टॉप प्रायोरिटी देते हैं। अब माइनस सेल्स रिटर्न, कई बार बेचे हुए माल वापस भी आते हैं, सही बात है, तो ये आपका सेल्स रिटर्न होता है, समझा, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से पूरी चीजें वर्कआउट करती है। फिर अब दूसरी चीज, अब हमने हमेशा देखा है कि जब हम कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ऊपर की तरफ ट्रेडिंग अकाउंट लिखते हैं और नीचे की तरफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं। तो रीजन क्या है कि ऊपर ट्रेडिंग
अकाउंट हम सबसे पहले लिखते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम नीचे लिखते हैं। ये भी कभी सोचा आपने ऐसा आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे पहले है, फिर ट्रेडिंग अकाउंट क्यों नहीं लिखते? उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे के रीजन की जब मैं बात करता हूँ तो उसके पीछे का रीजन क्या हमारा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखो हमारी जिंदगी है, हमारी जिंदगी में अगर बात करूँ, हमारे लाइफ में अगर मैं बात करूँ तो हमारी लाइफ में बहुत सारे खर्चे होते हैं, सही बात है, लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनको हम सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं। जो खर्चे ऐसे होते हैं जो सबसे जरूरी होते हैं और उसे हमें करना ही करना है, ठीक है। उसको बिना करे हम रह सकते हैं क्या? वो एक्सपेंसेस को बिना फुलफिल किया हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते। सेम चीज जब एक कंपनी चलती है तो कंपनी में भी कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनको टॉप प्रायोरिटी देनी पड़ती है। और अगर आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अगर आप गुड्स बनाते हो तो आपका सबसे पहला जो खर्चा होता है वो मैन्युफैक्चरिंग पे होता है, फैक्ट्री एक्सपेंस होता है, जो आपको करना कंपलसरी है। तो इसलिए जो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट फैक्ट्री एक्सपेंस होता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होता है, जो करना जरूरी, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट को हम ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले लिखते हैं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर बात करूं, ये कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनको अगर नहीं भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होते, इसलिए उन खर्चे को हम आगे लिखते हैं, मतलब बाद में लिखते हैं। सेम चीज है ना कि हमारे मम्मी पापा जैसे जो सबसे ज्यादा जरूरी खर्चे उनको सबसे पहले खर्च करते हैं, फिर जो खर्चे जरूरी नहीं होता अगर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा तो उसको बाद में करते हैं। सेम चीज हमारी कंपनियों में भी होता है। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद अब बैलेंस शीट की बात करता हूं। जब मैं बैलेंस शीट की बात करता हूं ठीक है, अब लाइबिलिटीज में अगर बात करूं तो सबसे पहली चीज हमारा क्या, यहाँ पे भी एक फॉर्मेट है जहां पे हम कैपिटल सबसे पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद हमारा ड्राइंग्स माइनस होता है, फिर बाकी के सारी चीजें लाइबिलिटी पहले लिखो बाद में लिखो, कौन सी भी मैटर नहीं करती, आप कैसे भी कर सकते हो। समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट था जो मैंने आपको बताया, ये कुछ बेसिक नॉलेज था जो मैंने आपको देना यहाँ पे जरूरी समझा। बाकी जब लेक्चर स्टार्ट होंगे तो वहां पे मैं आपको चीजें बताऊंगा ही, चीजें समझाऊंगा ही, ठीक है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस में आपके लेकर आ सकूं। तो अगली वीडियो में जय हिंद दोस्तों।